कंपैरेटिव और कॉमन साइज स्टेटमेंट के अंदर पढ़ा है, वहाँ पे भी इसका यूज़ होगा। हमने जो फॉर्मेट पढ़ा था पी एंड एल का, उसके अंदर आपको जो है एक टर्म निकालने के लिए आ सकती है, या क्वेश्चन भी इसके ऊपर पूछा जा सकता है। क्वेश्चन आपसे वो क्या पूछेगा, क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि भाई कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड जो है इसको कैलकुलेट कर। या जब हम कंपैरेटिव या कॉमन साइज़ का पी एंड एल बना रहे होंगे, वहाँ पे भी इसका यूज़ हो सकता है। जैसे एक क्वेश्चन भेजा था तनीषा ने, उसमें ऐसे लिखा होगा कि ये चीज़ ना इसका 10% है, ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड जो है ये कैसे निकलता है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड पी एंड एल के जो फॉर्मेट हमने पढ़ा था ना, पी एंड एल का फॉर्मेट, वहाँ पे देखो मैं पहले आपको पी एंड एल का फॉर्मेट बताता हूँ। हमने पी एंड एल के फॉर्मेट में क्या पढ़ा था, हमने पी एंड एल के फॉर्मेट के अंदर सबसे पहले ये पढ़ा था कि भाई सबसे पहले इनकम आती है। इनकम में क्या क्या आता है, इनकम में मैंने आपको बोला था रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आता है, और दूसरा जो आता है आपका, ये आता है आपका अदर इनकम। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जितना होगा, अदर इनकम हाँ जी, ग्रॉस प्रॉफिट भी इनकम में ही ऐड होगा। ग्रॉस प्रॉफिट जो है इनकम में ऐड होगा। नहीं, ग्रॉस क्या दे रखा है पहले ये बता, बस सिर्फ ये लिखा हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट। कंपैरेटिव एक्टिविटी में लिखा हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट और उसके आगे 10% लिखा हुआ है। मैं भेजो एक बारी मेरे को, देखिए तो हमने पढ़ा था भाई ये तो हो जाएगा इसका टोटल। उसके बाद यहाँ पर आएगा एक्सपेंस, और एक्सपेंस के अंदर जो सबसे पहली चीज़ होती है, एक्सपेंस के अंदर जो सबसे पहली चीज़ होती है उसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। सबसे पहले आता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, फिर दूसरा जो आता है वो आता है परचेज, फिर तीसरा जो आता है वो आता है आपका चेंज इन स्टॉक, तीसरा आता है चेंज इन स्टॉक, चौथा जो इसके अंदर आता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। एंड पांचवा जो आता है इसके अंदर इसको कहते हैं डेप्रिसिएशन और एमोटाइजेशन। ठीक है जी, और सिक्स्थ जो आता है इसके अंदर वो आता है आपका अदर एक्सपेंसेस। यहाँ इन सब का अमाउंट डाल देंगे। ठीक है, और फिर क्या आता है, फिर आता है इसका टोटल कर देते हैं। इसका टोटल हो गया, इसको कहेंगे टोटल एक्सपेंस, ये एक्सपेंस का टोटल हो गया, ये टोटल इनकम का हो गया। उसके बाद हमने क्या सीखा था, उसके बाद यहाँ पे निकलता है सबसे पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कैसे, इनकम में से जब मैं माइनस कर देता हूँ, टोटल इनकम में से जब मैं माइनस कर देता हूँ टोटल एक्सपेंस को, मतलब इस वाली फिगर में से जब मैं इस वाली फिगर को माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास यहाँ निकल कर आएगा बिफोर टैक्स का प्रॉफिट। फिर इसमें से माइनस होता है, फिर इसमें से माइनस होता है इनकम टैक्स, इनकम टैक्स यहाँ से माइनस हो गया, और उसके बाद जो फिगर बचती है, उसके बाद जो फिगर बचती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये आपका फॉर्मेट है पी एंड एल का जो हमने वहाँ पर पढ़ा था। अब यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे बेटा, यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन जितने भी बुक के अंदर जो क्वेश्चन दे रखे हैं ना, वो सब इन्हीं के ऊपर है। ठीक है, जैसे वो आपको ये बोल सकता है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाल के दिखा भाई, अदर इनकम निकाल के दिखा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड बोल सकता है, परचेज बोल सकता है, चेंज इन स्टॉक पूछ, जैसे यहाँ पे जो सबसे जैसे ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये आपसे पूछ सकता है, ये आपसे पूछ सकता है। ठीक है, एंड एक और होता है इसके अंदर, इसको हम कहते हैं फाइनेंस कॉस्ट। टोटल 7 तरीके की चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये आपसे पूछ सकता है, जो भी छोटे छोटे क्वेश्चन है वो इसी के ऊपर है। तो हम पहले इस एक्सपेंस का जो सबसे पहला कंपोनेंट है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, इसके रिगार्डिंग हम जो है बात करने वाले हैं। एक नंबर का आपसे पूछ सकता है कि भाई कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड जो है वो निकाल के दिखा, वो क्या है। तो देखिए हम बात कर रहे हैं सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड जो है कैसे निकलता है,
पी एंड एल के एक्सपेंस में सबसे पहला कंपोनेंट है। एमसीक्यू में भी आपसे ये पूछा जा सकता है 1 नंबर में, या इसका फॉर्मूला आपसे पूछ सकता है। आपको बस इसका फॉर्मूला जो है वो आपको ध्यान रखना है। क्या होता है इसका फॉर्मूला? इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है आपका ओपनिंग स्टॉक। इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये जो है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड का फॉर्मूला होता है। साल के शुरू में आपके पास कितना माल था, कितना आपने ख़रीदा, उसमें से माइनस कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक, तो आपके पास कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाता है। ये बेटा इंपॉर्टेंट है, कंपैरेटिव और कॉमन साइज़ में भी आपको कई जगह देखने के लिए मिल सकता है। अब क्वेश्चन है कि इस पे जो है किस तरीके से एग्ज़ाम में इसमें क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, तो वो देखिए ज़रा। मान लीजिए आपको वो ऐसे देगा कि भाई ओपनिंग स्टॉक जो है ना, ओपनिंग स्टॉक वो है 2.5 लाख का। ओपनिंग स्टॉक 2.5 लाख का है। आपने जो माल परचेज़ करा है वो करा है आपने 20 लाख रुपए का, और क्लोजिंग स्टॉक जो है ना वो है आपका 3 लाख रुपए का। कहेगा भाई कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड निकाल, तो आपको कुछ नहीं करना, तीनों फिगर को प्लॉट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। ओपनिंग स्टॉक कितना है बेटा? ओपनिंग स्टॉक जो है आपका 2.5 लाख रुपए का, ये हो गया 2.5 लाख, प्लस परचेज़ कितनी है आपकी 20 लाख रुपए की, और क्लोजिंग स्टॉक कितना है आपका, इस वाले सूत्र में पुट करना है। क्लोजिंग स्टॉक जो है आपका 3 लाख रुपए, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए 22,50,000 रुपये, उसमें से 3 लाख को माइनस कर दीजिए, तो ये आपका जो आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 19,50,000 रुपये। इस टाइप से 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे जो है वो पूछा जा सकता है। अच्छा, अब ज़रा बेटा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, ये इम्पोर्टेंट है, ज़रा ध्यान से सुनेंगे। ये हमने पहला कंपोनेंट पढ़ा है, कौन सा? ये हमने पहला कंपोनेंट पढ़ा है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, ये वाला। इसका फॉर्मूला आपको लर्न कर लेना है। परचेज सीधा सीधा कितना माल खरीदा, इसका कोई वो नहीं है। यहाँ पे एक तीसरा जो कंपोनेंट है पी एंड एल में, इसका नाम है चेंज इन स्टॉक, ये इसका नाम है। तो ये आपको ज़रा ध्यान से समझना है। चेंज इन स्टॉक जो है ये बेटा क्या होता है? जो गुड्स होते हैं ना एक प्रोड्यूसर के पास, या जो माल होता है वो 3 तरीके का होता है, ये हम इकोनॉमिक्स में भी पहले पढ़ चुके हैं। जैसे कि उसके पास रॉ मटेरियल होता है बेटा, रॉ मटेरियल होता है कच्चा माल, बिल्कुल अभी ख़रीद के लाए हैं, कुछ भी नहीं करा। दूसरा जो होता है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं वर्क इन प्रोग्रेस, जो माल ना तो रॉ मटेरियल है, कुछ काम कर दिया लेकिन फिनिश भी नहीं है, बीच में फंसा हुआ है। और तीसरा जो होता है वो होता है आपका फिनिश गुड्स, तैयार माल। एक प्रोड्यूसर के पास 3 तरीके का माल होता है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स। तो मेरे को जो है क्या कहते हैं, मेरे को जो वो चेंज इन स्टॉक निकालना है, मेरे को ये चेंज इन स्टॉक निकालना है, ये वाला, ये चेंज इन स्टॉक निकालना है। ये कैसे निकलता है चेंज इन स्टॉक? देखिए रॉ मटेरियल में क्या होगा, रॉ मटेरियल में 2 चीज़ें होंगी बेटा, रॉ मटेरियल का ओपनिंग भी होगा, रॉ मटेरियल का क्लोजिंग भी होगा। जैसे कि मान लीजिए ये है 1 लाख, ये है 2 लाख। वर्क इन प्रोग्रेस में ओपनिंग भी होगा, वर्क इन प्रोग्रेस में क्लोजिंग भी होगा। मान लीजिए ये है 2 लाख, ये है 3 लाख। फिनिश गुड्स में बेटा ओपनिंग भी होगा और क्लोजिंग भी होगा। मान लीजिए 3 लाख, 4 लाख। मुझे ये डेटा गिवन होगा, आपको बोलेगा भाई चेंज इन स्टॉक निकाल, चेंज इन स्टॉक। तो चेंज इन स्टॉक ऐसी स्थिति में हम कैसे निकालेंगे? आपको कच्चा माल, अर्ध तैयार माल और तैयार माल तीनों का ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा है। आपको कुछ नहीं करना, इसके क्लोजिंग में से इसके ओपनिंग को घटा दीजिए, कितना आएगा 1 लाख। इसके क्लोजिंग में से इसके ओपनिंग को घटा दीजिए, कितना आएगा 1 लाख। इसके क्लोजिंग में से
इसकी ओपनिंग को घटा दीजिए, कितना आएगा 1 लाख, 1 लाख 1 लाख 1 लाख, तो टोटल कितना आ गया, टोटल आ गया आपका 3 लाख रुपए। ये 3 लाख रुपए को हम क्या बोलेंगे बेटा, इस 3 लाख रुपए को हम बोलेंगे चेंज इन स्टॉक। तो चेंज इन स्टॉक का सूत्र क्या है, चेंज इन स्टॉक का सूत्र ये है, रॉ मटेरियल में, रॉ मटेरियल मुझे चाहिए, रॉ मटेरियल का डिफरेंस, ठीक है, रॉ मटेरियल का डिफरेंस लिया मैंने 1 लाख रुपीज़, एंड WIP, इसको शॉर्ट में WIP कहते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है, इसको शॉर्ट में WIP कहते हैं, एंड इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस, बस, और आपको कुछ नहीं करना, जो तीनों का डिफरेंस है उनको जोड़ देते हैं, तो मेरे पास चेंज इन स्टॉक, तो मेरे पास चेंज इन स्टॉक जो है वो आ जाता है। अच्छा जी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझना है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझना है। यहाँ पे बेटा अभी जो मैंने यहाँ बात करी, ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड की, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड की जो मैंने बात करी बेटा, आप यहाँ पे देखो, यहाँ ओपनिंग स्टॉक है, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक है ना। तो बेटा मैंने आपको बोला कि एक उत्पादक के पास जो माल होता है ना, वो तो 3 तरीके का होता है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स। तो ये जो आप स्टॉक की बात कर रहे हो, ये जो हमने कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड में आज जो स्टॉक लिख रखा है, कौन से स्टॉक की बात कर रहे हो भाई आप रॉ मटेरियल की बात कर रहे हो, या आप वर्क इन प्रोग्रेस की बात कर रहे हो, या फिनिश गुड्स की बात कर रहे हो। तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ बेटा मटेरियल की बात चल रही है, मटेरियल की, रॉ मटेरियल लिख देता हूँ, बल्कि रॉ मटेरियल की बात चल रही है यहाँ पे। रॉ मटेरियल का आपको ओपनिंग क्लोजिंग लेना है, ना कि WIP और फिनिश गुड्स का, उसका नहीं लेना। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको यहाँ क्वेश्चन लिख दिया, मैंने आपको क्वेश्चन में लिख दिया कि जी ओपनिंग जो है ना, ओपनिंग स्टॉक जो है, किसका ओपनिंग स्टॉक, ध्यान से समझिए, रॉ मटेरियल का जो ओपनिंग है वो है, रॉ मटेरियल का जो ओपनिंग है वो है 1 लाख, WIP का जो है वो है 2 लाख, और फिनिश गुड्स का जो है वो है 3 लाख। तीनों टाइप के जो माल होते हैं उनका मैंने ओपनिंग स्टॉक लिख रखा है, और मैंने क्लोजिंग भी आपको क्वेश्चन में दे रखा है। क्लोजिंग स्टॉक में रॉ मटेरियल का भी दे रखा है, मान लीजिए 3 लाख, WIP का भी दे रखा है, मान लीजिए 4 लाख, एंड फिनिश गुड्स का भी दे रखा है, मान लीजिए 6 लाख, ठीक है। और आपको परचेज भी दे रखी है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ये भी आपको दे रखा है बेटा, मान लीजिए 3 लाख। और वो आपसे कहता है कि भाई कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड निकाल, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड निकाल क्या है। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आप तो ये लगाएंगे जो अभी मैंने ऊपर सूत्र बताया, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये सूत्र है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड का। लेकिन अब आप यहाँ देखो, मुझे ओपनिंग स्टॉक चाहिए, ओपनिंग चाहिए ना, अबे तो कौन सा लोगे, ये वाला, या इन तीनों का ही सम कर दूँ, 3 4 5 6 लाख ऐसा, और ये हो गया 6, ये हो गया 13 लाख। कौन सा ओपनिंग और कौन सा क्लोजिंग लोगे। तो मैंने बोला ये जो ओपनिंग है और ये जो क्लोजिंग है रॉ मटेरियल का मुझे चाहिए। तो रॉ मटेरियल का ओपनिंग कितना है बेटा, 1 लाख रुपए, ये वाला, ये लेना है मेरे को बस, ये है ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का। परचेज कितनी करी है, 3 लाख रुपए की। क्लोजिंग स्टॉक में ये लेना है मेरे को, ये क्लोजिंग स्टॉक का रॉ मटेरियल, WIP और फिनिश का नहीं लेना। क्लोजिंग कितना दे रखा है, ये दे रखा है 6 लाख का, ठीक है। इसको थोड़ा कम कर दीजिए, 6 लाख हटा, इसको नेगेटिव में आ जाएगा वरना। इसको मान लीजिए ये आपको दे रखा है बेटा 50,000 रुपये, ठीक है। इसको मान लीजिए
ये आपको दे रखा है 50,000, ये मान लो 50,000 दे रखा है, तो ये हो गया आपका 50,000। आंसर देखिए कितना आएगा, 4 लाख माइनस 50,000, तो ये कितना आ जाएगा 3,50,000। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड इम्पॉर्टेंट है एंड चेंज इन स्टॉक इम्पॉर्टेंट है। ये दोनों पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड के कैसे क्वेश्चन आएंगे, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, मैंने आपको बोला, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, मैंने आपको बोला, ठीक है। सीबीएसई में तो बेटा सीबीएसई में तो नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन इनका देखना पड़ेगा इनका। आपको बस ये ध्यान रखना है कि तनिषा बात समझ में आ रही है, क्या बात चल रही है? नहीं, आपको यहाँ पे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, लेकिन बेटा सुरभि, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप कंपैरेटिव और कॉमन साइज़ की स्टेटमेंट बनाओगे, वहाँ कभी कभार ऐसे लिख देता है, देखिए मैं जब मैं वो बना रहा हूँगा, क्या कहते हैं, मैं जब वो बना रहा हूँगा कंपैरेटिव या कॉमन साइज़ का पी एंड एल, तो ये जो है ना, ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, ये बोल देगा भाई, ये जो है ना, ये इसका इतना % है, या ये उसकी फिगर डेटा दे रखा होगा, तो ये आपको जो है कैलकुलेट करना पड़ सकता है। तो ये इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ये एग्ज़ाम में आ सकता है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड का फॉर्मूला होता है कितना कच्चा माल आपके पास पहले से था, कितना आपने और ख़रीदा, उसमें से हम माइनस कर दें अगर क्लोजिंग स्टॉक, तो उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जो पहला घटक है पी एंड एल का, इसको हमने समझा, चेंज इन स्टॉक हमने समझा। अब यहाँ पे बेटा परचेज सीधा सीधा है, जो भी आपने रॉ मटेरियल ख़रीदा, ठीक है। इन 7 कंपोनेंट को आपको ज़रा ध्यान से समझना है, ठीक है। पहला समझ लिया, दूसरा और तीसरा समझ लिया। अब हम बात करते हैं एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस की एंड डेप्रिसिएशन, तो आपको पता ही है, मूल्यह्रास, अदर एक्सपेंसेस में बाकी सभी खर्चे, आपको ये दोनों समझने हैं। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस और फाइनेंस कॉस्ट, इसका क्या मतलब होता है? देखिए, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस के अंदर क्या चीज़ें आती हैं? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, इसके नाम से क्या पता चल रहा है? पहले हम बात करते हैं एम्प्लॉय। एम्प्लॉय कौन होता है? एम्प्लॉय होता है बेटा कर्मचारी। बेनिफिट का मतलब क्या होता है? लाभ। और एक्सपेंसेस का मतलब होता है खर्चा। मतलब ऐसे खर्चे जो कर्मचारी को लाभ दे रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं? मतलब ऐसे खर्चे जो एक एम्प्लॉयर, जो मालिक किसके लिए कर रहा है? जो एक एम्प्लॉयर, एक मालिक एम्प्लॉय के लिए करता है, उसके फ़ायदे के लिए करता है, उसको एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस कहते हैं। जैसे कि क्या क्या आता है इसके अंदर, इसके एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। सबसे पहला इसके अंदर आता है बेटा वेजिस आता है। दूसरा जो इसके अंदर आता है सैलरी आता है, ठीक है। वेजिस आप कह सकते हो, सैलरी आप कह सकते हो, बोनस आप कह सकते हो, एंड क्या कहते हैं, या एक मालिक अपने इसको कहते हैं स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस। स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस, इसका मतलब क्या हुआ? स्टाफ का मतलब क्या होता है? जो आपके संगठन में सभी कर्मचारी काम कर रहे हैं। वेलफेयर का मतलब होता है कल्याण, और एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? खर्चा। मतलब ऐसा खर्चा जो आप अपने स्टाफ के लिए कर रहे हो और उनसे उसका कल्याण होगा। कोई भी मान लो उनके फ़ायदे के लिए कुछ भी ऐसे आपने कोई प्रोग्राम लॉन्च कर दिया जिससे उनको फ़ायदा मिल रहा है, तो वेजेस, सैलरी, बोनस एंड स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस, ये सब किसके उदाहरण होते हैं? भाई एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है, तो एम्प्लॉयर के लिए ये क्या होंगे? एम्प्लॉय बेनिफिट। एम्प्लॉयर के लिए, एम्प्लॉयर कौन है? मालिक। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए क्या क्या खर्चे करता है? उसको वेजेस देता है, उसको सैलरी देता है, उसको बोनस देता है, और अपने स्टाफ, जितना भी उसका स्टाफ है, उसके लिए जो है बेटा, उसके लिए जो है क्या कहते हैं, उसके लिए उसको जो है
कोई भी ऐसा प्रोग्राम जो उसके लिए बेनिफिट दे रहा है वो यहाँ पे जो है आता है। मान लीजिए क्या कहते हैं, आपको क्या कहते हैं कुछ जैसे अब इस पे क्वेश्चन आने का तो नहीं है वैसे, ठीक है, आने का तो नहीं है, या इसके अंदर एक और चीज़ ध्यान रखनी है, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वेजेस, सैलरी, बोनस, और एक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेडिकल एक्सपेंस, ठीक है, मेडिकल एक्सपेंस, और एक यहाँ पे लिख देता हूँ ग्रेजुइटी, एक यहाँ पे लिख देता हूँ ग्रेजुइटी पेड। ये तो आपको ध्यान रखने ही रखने हैं। वेजेस, सैलरी, बोनस, मेडिकल एक्सपेंस, किसी भी तरीके की बीमारी वगैरह में कोई खर्चा दे रहा हो। ग्रेजुइटी पेड का मतलब क्या होता है, जब बंदा जॉब छोड़ता है तो उसको लमसम में जो अमाउंट मिलता है जॉब छोड़ते टाइम, उसको ग्रेजुइटी कहते हैं। ये सब उदाहरण जो हैं ये किसके हैं, ये सब उदाहरण जो हैं ये आपके एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस के हैं। जैसे मान लो आपको जो है क्वेश्चन में बोला कि भाई वेजेस जो हैं वो है 2,40,000 रुपये के, सैलरी जो है वो है आपका 3,60,000 रुपये की, एंड बोनस जो है आपका वो है आपका 50,000 रुपये का, ग्रेजुइटी पेड जो है आपका वो है आपका 1,20,000 रुपये का, एंड मेडिकल एक्सपेंस जो हैं आपके वो हैं आपके 40,000 रुपये के, ठीक है। और 2-3 और दे देगा, जैसे मान लो उसने यहाँ पे दे दिया इंटरटेनमेंट एक्सपेंस, ये लिख दिया मान लो उसने 15,000 रुपये इंटरटेनमेंट एक्सपेंस, और एक उसने दे दिया कन्वीनियंस एक्सपेंस, ये उसने दे दिया 25,000 रुपये। मतलब जो मैंने आपको बताए हैं उसमें ना तो इंटरटेनमेंट था ना उसमें कन्वीनियंस था। वेजेस, सैलरी, बोनस, ग्रेजुइटी पेड, मेडिकल एक्सपेंस, ये जो सारे के सारे खर्चे हैं ये एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज़ के लिए करते हैं। इंटरटेनमेंट का मतलब क्या होता है, मनोरंजन के लिए खर्चा, ठीक है। कन्वीनियंस एक्सपेंस आने जाने का, ये एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस के अंदर नहीं आते। जैसे आपको ये ऐसे डेटा दे दिया, बोलेगा भाई बताएं एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस जो हैं वो कितने हैं, तो आपको इन सबको जोड़ देना है, आंसर आ जाएगा। लेकिन इन दोनों को छोड़कर ये नहीं है, तो जब आप इनको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 8,10,000। आपसे उदाहरण भी पूछ सकता है कि 4 MCQ दे दिया आपको, बोले बता भाई इसमें से कौन सा जो है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस का एग्जाम्पल है सुरभि, ऐसा आ सकता है, ठीक है, क्योंकि MCQ में तो हमारा MCQ में फंस सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। इसी तरीके से एक लास्ट कंपोनेंट है बेटा, इसको हम कहते हैं फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट क्या होती है, ये कहाँ पे है फाइनेंस कॉस्ट, ये जो P&L का जो फॉर्मेट है हमने यहाँ पे पढ़ा, पहला पढ़ा, ये पढ़ा डेप्रिसिएशन, मूल्यह्रास, और लास्ट का कंपोनेंट है फाइनेंस की कॉस्ट। तो देखिए फाइनेंस का मतलब क्या होता है, फाइनेंस का मतलब होता है पैसा, और कॉस्ट का मतलब क्या होता है, कॉस्ट का मतलब होता है लागत। तो इसको अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो पैसे की लागत, इसका क्या मतलब हुआ भाई, पैसे की लागत। पैसे की लागत का ये मतलब है अगर बेटा मैं कहीं से भी लोन ले रहा हूँ, कहीं से मैंने मान लो डिबेंचर से मैंने मान लो पैसा ले लिया, तो मुझे उसके बदले में क्या देना पड़ता है, मुझे उसके बदले में ब्याज देना पड़ता है, मुझे उसके बदले में इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो मान लीजिए मैं एक मान लो एक ये मान लीजिए सुरभि है, ठीक है, और एक उसकी बेस्ट फ्रेंड नथिंग एल्स, ठीक है, एक प्रीति जी हैं। तो सुरभि ने प्रीति को 1,00,000 रुपए दे दिए 10% के ब्याज पर, ठीक है, 1,00,000 रुपए दे दिए 10% के ब्याज पे, तो कितना आएगा, ब्याज कितना आएगा, तो ब्याज जो आएगा वो आएगा आपका 1,00,000 रुपये मल्टीप्लाई 10%, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 10,000 रुपये। तो ये जो 10,000 रुपये है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे फाइनेंस कॉस्ट। मतलब कहने का ये है फाइनेंस कॉस्ट का मतलब क्या होता है,
फाइनेंस कॉस्ट का मतलब ये होता है कि जो आप अपने संगठन के अंदर, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो पैसा ला रहे हो ना, फ्री में तो कोई देगा नहीं आपको पैसा। अबे जिससे भी आप पैसा ला रहे हो बदले में कुछ ना कुछ तो लेगा ना। लोन लोगे तो ब्याज देना पड़ेगा, डिवेंचर से लोगे तो भी ब्याज देना पड़ेगा, शेयर लेते हो तो डिविडेंड देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ बदले में देना पड़ता है। तो जो बदले में जा रहा है, जो पैसा आपने लिया है उसके बदले में जो आपको ब्याज वगैरह जो देना पड़ रहा है, इट्स कॉस्ट फाइनेंस कॉस्ट। आपको आपको जितना भी इंटरेस्ट जाता है ना, मोस्टली जो आपने पैसा लिया है, जितना भी इंटरेस्ट आप पे करते हो, ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए, वो जो है ना क्या कहलाता है, वो जो है आपका फाइनेंस कॉस्ट कहलाता है। फाइनेंस कॉस्ट सीधा सीधा मतलब है इंटरेस्ट आपने कितना पेड किया, इंटरेस्ट आपने कितना पेड किया, वो आपको जो है क्या कहलाता है, वो आपका जो है कहलाता है फाइनेंस कॉस्ट। आपको कुछ उदाहरण दे सकता है, भाई बता इसमें से जो है कौन सी फाइनेंस कॉस्ट है और कौन सी नहीं है। एक टर्म होती है बेटा, ये तो आपको बस इसमें पी एंड एल ही है, पी एंड एल जो क्वेश्चन है वो मोस्टली उसी से ही है, ठीक है। इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसे ये आपको ध्यान रखना है, सुरभि आपको भी और क्या कहते हैं आपको भी। टर्म का क्या नाम है? टर्म का जो नाम है इसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल जो है वो आपसे पूछेगा ऑपरेटिंग साइकिल जो है, ये बता भाई ये क्या होती है, ऑपरेटिंग साइकिल जो है किस चीज़ को कहते हैं। तो ऑपरेटिंग साइकिल ज़रा ध्यान से समझिए। ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब ये होता है, मान लीजिए एक कंपनी है, मान लीजिए एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है। तो वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट बनाती है ये, ठीक है, उसका उत्पादन करती है। तो ध्यान से सुनिए ज़रा क्या होगा। सबसे पहले बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, सबसे पहले बेटा वो रॉ मटेरियल क्या करेगी, सबसे पहले वो रॉ मटेरियल जो है परचेज़ करेगी। रॉ मटेरियल परचेज़ करने के बाद उस रॉ मटेरियल को जो है टाइम लगेगा फिनिश गुड्स को कन्वर्ट करने में। रॉ मटेरियल ख़रीदा, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया, ठीक है जी। फिर फिनिश गुड्स को जो है जब फिनिश गुड्स बन गए तो फिनिश गुड्स मान लो मैंने जो है सेल कर दिए क्रेडिट में, ठीक है, फिनिश गुड्स सेल कर दिए मैंने क्रेडिट में, तो मेरे डेटर बन गए। फिर उनसे मुझे पैसे लेने पड़ेंगे, मान लो ट्रेड रिसीवेबल बन गए मेरे, वो पैसे देगा जब। अब मान लो कुछ दिन बाद उसने जो है क्या करा, कुछ दिन बाद उसने मेरे को पैसे दे दिए, तो मेरे पास कैश आ गया। अब जब मेरे पास कैश आ गया फिर से मैं क्या करूँगा, फिर से मैं रॉ मटेरियल ख़रीदूँगा। तो ये जो साइकिल है आप खुद सोचो, ऐसे ही तो काम चलेगा ना। अगर आप एक उत्पाद बनाते हो, पहले आप कच्चा माल खरीदोगे, उसको तैयार माल में कन्वर्ट करोगे, फिर आप उसको बेचोगे। अगर कैश में बेच दिया तो ठीक है, आसान बात है, ये वाला स्टेप चला जाएगा। कैश में बेच दिया तो सीधे यहाँ पे आ जाओगे आप। लेकिन अगर उधार में बेच दिया आपने, तो क्रेडिट में बेच दिया तो डेटर बनेंगे, फिर डेटर कितने दिन बाद पैसे देंगे, तो ये उधार में बेचा तो ट्रेड रिसीवेबल वाला आएगा। टीआर का मतलब ट्रेड रिसीवेबल इज ए सम ऑफ डेटर प्लस बीआर। तो वो आपसे पूछेगा बेटा ट्रेड रिसीवेबल क्या होते हैं, तो ध्यान से सुनिए। जब से प्रोडक्ट की या एसिड की, जब से उसका वो निर्माण हुआ है, जब से उसकी प्रोसेसिंग हुई है, और जब तक हम उसको कैश में कन्वर्ट नहीं कर लेते, उसको जो है ना क्या कहते हैं, उसको ऑपरेटिंग साइकिल कहते हैं। मतलब जब से उत्पाद बन रहा है और जब तक मैं उसको पूरा बेच के कैश में कन्वर्ट ना कर दूं, इट्स कॉल्ड ऑपरेटिंग साइकिल। और आपको ये ध्यान रखना है कि मिनिमम जो ऑपरेटिंग साइकिल होता है ना, वो 12 मंथ का होता है, 12 मंथ का। ये एक नंबर में एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, ये आएगा सुरभि जी। मिनिमम ऑपरेटिंग साइकिल 12 मंथ का होता है, ठीक है। ये जो आपने साइकिल बनाई है उसके क्वेश्चन कैसे आएंगे? साइकिल आपसे सीधा पूछ सकता है भाई ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है, या ये एक अभी क्वेश्चन आया था कि भाई मिनिमम ऑपरेटिंग साइकिल जो है कंपनी का
वो कितना होता है, तो मिनिमम ऑपरेटिंग साइकिल जो है वो 12 महीने का होता है, और उससे ज़्यादा भी हो सकता है, 18 महीने का, कुछ भी। क्या है ऑपरेटिंग साइकिल? जब से आप प्रोडक्ट बना रहे हो और उसको जब तक वो प्रोडक्ट कैश में कन्वर्ट नहीं हो रहा, वो एसिड कैश में जब तक कन्वर्ट नहीं हो रहा, उस बनाने से लेके कैश तक के बीच का जो टाइम पीरियड होता है, इट्स कॉल्ड ऑपरेटिंग साइकिल। और मिनिमम ये 12 महीने का होता है, मैक्सिमम जो है 18, 24 कितने भी हो सकते हैं, बस। और रही बात जो इस चैप्टर के अंदर आपको कंपनी के कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं शेयर कैपिटल के, तो ये क्वेश्चन जो है बेटा, हम जब वो कंपनी वाला भी हमने कंपनी वाले चैप्टर के अंदर बैलेंस शीट बनानी नहीं सीखी है, वहाँ पर हम जो है उन क्वेश्चनों को करने वाले हैं। पहले हमें बैलेंस शीट का कुछ फॉर्मेट समझना पड़ेगा, शेयर कैपिटल के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है। पहले मैं आपको जो है वही समझा देता हूँ कि क्या है, उसको आपको पहले ज़रा ध्यान से समझना है।